हेलो सी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर 3 की रिवीजन, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी न्यू जो टर्मिनोलॉजीज है या न्यू कॉन्सेप्ट्स है या बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई है। ठीक है, तो हम आराम से इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क से। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब क्या है कि जहां तुम धोखे में हो। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? सिंपल, दो चीजें होती है। हम क्या करते हैं, मतलब ऑडिटर क्या करता है? ओपिनियन फॉर्म करता है, करेक्ट। तो ओपिनियन फॉर्म करने में उसको दो टाइप ऑफ रिस्क आती है। दो टाइप ऑफ रिस्क आती है। पहली रिस्क क्या हो सकती है? तुमने ओपिनियन तो फॉर्म किया कि सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअल में क्या था? सब कुछ गड़बड़ थी। और दूसरे में क्या हो सकता है कि तुमने बोला गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट सब कुछ ठीक था। तो ये दो टाइप ऑफ रिस्क आती है। तो जनरली हम पहली वाली को रिस्क समझते हैं, क्योंकि गड़बड़ एक्चुअल में होना ये हमारे लिए ज्यादा रिस्की है। ठीक है, वही बोला है कि इट मीन्स that it gives an inappropriate audit opinion when financial statement are materially misstated। materially मतलब क्या? उसका मतलब भी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कुल मिला के इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिस्क है। ठीक है, सबसे पहले इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन। इनहेरेंट मतलब क्या? उसके पहले हम थोड़ा सा मिसस्टेटमेंट के, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मिस स्टेटमेंट का मतलब उन्होंने क्या बोला है? मिस स्टेटमेंट मतलब क्या कि दो चीजों में फर्क होना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एंड अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम इन अकॉर्डेंस विद अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर सब कुछ आ गया। ठीक है, सो मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट एज पर लॉ होनी चाहिए थी 10 लाख, बट बुक्स में लिखी हुई है 8 लाख। तो 2 लाख का क्या हुआ? मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये मिस स्टेटमेंट 2 लेवल्स पे होता है। एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होती है असर्शन लेवल। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? उसका असर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ता है। मतलब क्या है कि जैसे इंटरनल कंट्रोल ही खराब है, ठीक है, मैनेजमेंट ही गलत है, तो उसने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह से बनाया है कि उसका फ्रॉड छुप सके। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मिसस्टेटमेंट। और असर्शन लेवल मतलब क्या? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस उसमें गड़बड़ है, उसको बोलते हैं असर्शन लेवल। ठीक है, उसमें भी आता है 2 तरह का, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या कि उस बिजनेस में या उस कंपनी में या उस अकाउंट बैलेंस में ही ऐसी चीज है, ऐसा इनहेरेंट मतलब जो पहले से ही है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी LIC में तुम ग्रेच्युटी का अमाउंट निकालते हो या जो भी तुम डेथ के टाइम पे पे करने वाले हो वो अमाउंट निकालते हो, तो उस केस में दैट इज इनहेरेंट रिस्क कि वहां पे हो सकता है गड़बड़, क्योंकि वो अंदाजा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव अंदाजा है। ठीक है, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, तो इट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क मतलब क्या कि तुम्हारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं है कि वहां जो भी मिसस्टेटमेंट्स है या जो भी गड़बड़ है वो फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब इंटरनल कंट्रोल की इफिशियंसी ज्यादा रहती है तो कंट्रोल रिस्क कम रहती है। इट इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, एंड तीसरी इज डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क इज रिलेटेड टू द ऑडिटर, बाकी 2 रिस्क इज रिलेटेड टू द कंपनी या दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिटेक्शन रिस्क इज ऑडिटर की, क्या कि तुमने जो भी प्रोसीजर्स लगाई या तुमने जो भी चीजें की या तुमने जो भी वहां पे काम किया उसका रिजल्ट ये आया कि तुम मिसस्टेटमेंट्स नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, क्या लिखा है? will not detect a misstatement that exists and that
कुड बी मटेरियल, इंपॉर्टेंट जो या मटेरियल जो भी अपन पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसको तुम ढूंढ नहीं पाए, ऑडिटर ढूंढ नहीं पाए, तो दैट इज अ रिस्क। ठीक है, ये रिस्क दो चीजों की वजह से आती है, सैम्पलिंग या फिर नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब क्या कि 1000 ट्रांजैक्शन से उसमें तुमने 10-20 निकाले। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो 10-20 उस 1000 को रिप्रेजेंट करे, सो दैट इज अ रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब क्या, विच इज नॉट रिलेटेड टू सैंपल, मतलब किसी और वजह से तुमने गलत किया, जैसे अभी तुम्हें जहां पे इंस्पेक्शन करना चाहिए था या जहां पे तुम्हें डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए थे, वहां पे तुम सिर्फ प्रोसीजर ऑब्जर्व करके आ गए, तो तुम्हारी ऑडिट प्रोसीजर गलत हो गई, काम करने का तरीका गलत हो गया, सो दैट इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स बोथ आर, कि कितनी रिस्क है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता कि किसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ऑडिट रिस्क किसको नहीं बोलते, विच इज नॉट इंक्लूड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, कि कौन सी चीजें ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं है, जो अपन ने सबसे पहले ऊपर डिस्कस की थी, कि ओपिनियन क्या था तुम्हारा कि सब गलत है, बट एक्चुअल में सब सही था। सही है तो ठीक है ना, कि प्रॉब्लम तो है नहीं, तुम्हारी गलती हुई, तुमने गलत ओपिनियन दिया। ठीक है, जो भी यूजर्स है वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से डिसीजन लेंगे तो वो गलत नहीं जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओके, गुड। ठीक है, इसीलिए ऑडिट रिस्क उसको नहीं बोलेंगे। किसको नहीं बोलेंगे, कि जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्चुअल में नहीं है बट तुमने ओपिनियन दे दिया कि है करके, तो दैट इज नॉट अ ऑडिट रिस्क। दूसरी क्या है, बिजनेस रिस्क, मतलब क्या कि कोई तुम लिटिगेशन हार जाओगे, या तुम्हारी कोई एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगी, या तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, ये सब बिजनेस रिस्क है, इसके बारे में ऑडिट रिस्क बात नहीं करती। ठीक है, क्लियर। अब ये मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क 2-3 जगह पे यूज होती है। कब यूज होती है, स्टार्टिंग में जब तुम प्लानिंग करते हो, ऑडिट परफॉर्म करते हो। दूसरा, जब भी तुम्हें जो भी मिसस्टेटमेंट्स मिले उनको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, एंड तीसरा जब ओपिनियन फॉर्म करते हो, ऐसे टाइम पे ये दोनों चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क और कौन सी जगह पे होती है, कि जब तुम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, या फिर ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को जब तुम डिटरमाइन करते हो। मतलब क्या, कि जब तुम्हें कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, जब डिसाइड करना होता है, उस टाइम पे मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क बहुत काम में आती है। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और ओपिनियन फॉर्म करते हो। ओके, के बाद ऐसे 315 पढ़ेंगे। ऐसे 315 क्या है, इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो हमने ऊपर 2 रिस्क पढ़े, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इसको साथ में क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, एंड इन तीनों की, मतलब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों की मिला के ऑडिट रिस्क बनती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम ऐसे 315 पे। ऐसे 315 का क्या इसमें लेना देना है, ऐसे 315 हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर, तो उसमें क्या बोला है, पहली बात तो उसका फुल फॉर्म क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना 315 का काम है, उसका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, इस पर्पस के लिए, मतलब कौन से पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, ऑडिटर को क्या करना है, सबसे पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई करनी है पूरे प्रोसेस में। ठीक है, दूसरा मतलब ऑफ कोर्स पूरे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसको रिस्क आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है हम आगे देखेंगे, कि उसके लिए उसको और क्या इन डिटेल देखना पड़ता है जिससे उसको सारी रिस्क आइडेंटिफाई होती है। उसके बाद जो भी तुमने रिस्क फाइंड आउट की है, जो भी ऑडिटर ने रिस्क फाइंड आउट की है, उसको उसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब क्या, कि देखना है कि वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रही है, या फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जो अपन ऊपर हमने पढ़े ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, तो वो एज अ होल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है, या वो असर्शन लेवल को किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या अकाउंट बैलेंस को हिट कर रही है। वो रिस्क को अपन को क्लासीफाई करना है, ठीक है। एंड लास्ट अपने को क्या देखना है कि मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स है क्या, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही मिस स्टेटमेंट, ये एक ही जगह गड़बड़ है, ठीक है, एक ही अकाउंट बैलेंस में प्रॉब्लम है। हमें ये देखना है कि इसका इफेक्ट और कितने अकाउंट्स में हुआ है। सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम है तो डेटर्स अकाउंट हिट हुआ है क्या, कैश अकाउंट हिट हुआ है क्या, बैंक अकाउंट हिट हुआ है क्या, बैड डेट्स हिट हुए हैं क्या। तो हमें ये सब कुछ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स भी आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये वर्ड बहुत बार सुनाई देगा आपको, ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होती है? ऊपर हमने रिस्क आइडेंटिफाई की, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? इट इज अ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। सिंपल, एक ऑडिट प्रोसीजर है जिससे हम इन दोनों लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसको हम एज अ ऑडिट एविडेंस भी बना सकते हैं। क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज may be used by auditor as a audit evidence to support assessment of risk। ठीक है, उस जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है उसको हम एज अ एविडेंस भी एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एज अ सपोर्ट कि हमने ये पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट बैलेंस सपोज डेटर है, उसको इनडेप्थ क्यों चेक किया, ठीक है, उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अभी क्या होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने वो एरिया आइडेंटिफाई किया एंड उसको हमने इन डिटेल चेक किया, ठीक है। तो वो क्यों चेक किया, उसका एविडेंस हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। अब उसमें क्या आता है? सबसे पहले उसने क्या दिया है? इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स। आप किसी बैंक में जा रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जा रहे हो, तो लोगों से वहां के पूछना कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, एक्चुअल में कैसे काम चलता है, मैनेजमेंट से पूछना, लोगों से पूछना, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है? हो सकता है मैनेजमेंट कुछ और बता रही हो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं, सपोज वेयर हाउस में कोई जो माल अंदर आ रहा है उसकी कोई और प्रोसीजर है, एंड एक्चुअली जब हम वहां पे जा रहे हैं तब वहां के जो एम्प्लॉयज है, जो स्टाफ है, उनसे कुछ और पता चल रहा है। सो दो कॉन्ट्राडिक्टरी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मिल रही है, तो हमें यहाँ पे एक रिस्क समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है। दूसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेसिकली रेशियोज लगाना, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट से कंपेयर करना, सेल्स का डेटर्स से कंपैरिजन करना, ठीक है, फिर देखना कि कितने सेल्स हुए, कितने रिटर्न आए, उसका परसेंटेज, उसको पिछले साल से या पिछले कई सालों से कंपेयर करना। सो ऑल दीज कम्स अंडर रेशियो एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सपोज इस साल का हमारा प्रॉफिट 10 लाख है, ठीक है, सो एवरीथिंग्स लुक गुड कि 10 लाख है करके, बट पिछले साल का हमने लिखा तो वो सिर्फ 5 लाख है या 4 लाख है, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में घंटी बजेगी, या 4 लाख या 10 लाख कैसे, करेक्ट। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है, उससे हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ रिस्क है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जबकि सेल्स में या परचेस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो प्रॉफिट में इतना सडन डिफरेंस कैसे आ गया? तो जिसकी वजह से आया, हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एनालिटिकल प्रोसीजर से हम रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब ऑब्जर्व करके हमें थ्रू आउट ऑडिट रिस्क पता चलती रहती है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या गड़बड़ है, इनवॉइसेस में क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों चीजें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आती है। इसके थ्रू हमें कंपनी में कहाँ गड़बड़ है और हमें कहाँ इन डेप्थ चेक करना है, कहाँ नहीं करना है, वो हमें पता चलता है। क्लियर? अब आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट।
यस, सो मटेरियलिटी का ऐसे क्या है, दैट इज ऐसे 320. ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये शब्द बहुत बार हमें आगे सुनने मिलने वाला है. ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आती है उसकी डेफिनेशन. ठीक है, मटेरियलिटी मतलब क्या, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, ऐसा मिसस्टेटमेंट, ठीक है, आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट would reasonably be expected to influence the economic decisions of the users. मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो जनरली हमें एग्जांपल लेते हैं, वो प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, एंड कोई एक्सपेंस या कोई पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस जैसे सेल्स वगैरह हो गया या परचेस हो गया, उसमें अगर कम ज्यादा हो गया तो इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रॉफिट. ठीक है, एंड दैट प्रॉफिट, या फिर अगर प्रॉफिट 10 लाख का 5 लाख हो गया या 10 लाख का 15 लाख दिख रहा है, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इन्वेस्टर. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल. तो वो इंफॉर्मेशन, वो अकाउंट बैलेंस बोलो या वो जो भी डिफरेंस बोल सकते हो, वो मिसस्टेटमेंट, जो मैंने बोला कि सेल्स सपोज 10 लाख के दिख रहा है 15 लाख, तो उससे डायरेक्ट प्रॉफिट अफेक्ट हो गया. That sales that 5 lakhs is a material misstatement. Clear? ठीक है, अब ऑफ कोर्स मटेरियलिटी हर जगह यूज होती है, सिर्फ प्लान करते वक्त नहीं कि कहाँ कौन से एरिया में काम करना है. एक्चुअली जब हम देखते हैं तभी भी हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको किस हद तक चेक करना है. ओके, तो वही बोला, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. ठीक है, बट जनरली क्या होता है, जनरली नहीं बोल सकते, अकॉर्डिंग जिससे भी कंपनीज एक्ट है, ठीक है, या बैंकिंग एक्ट है, तो जब तुम इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने जाते हो तो जनरली कभी कभी उनके लॉ में ही लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर आइटम मटेरियल है. सपोज कंपनीज एक्ट में से लिखा हुआ है कि 5% से नीचे, सेल्स के 5% से नीचे अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको अलग, सॉरी ऊपर है तो उसको अलग हेड में दिखाना है. ठीक है, मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर उसमें जैसे लॉ में अगर ये डेफिनेशन दी है तो हमें उसको मटेरियल कंसिडर करना है. बट अगर लॉ में ऐसी डेफिनेशन नहीं दी है, इफ द अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, तो फिर हमें ये कुछ चीजें कंसिडर करके मटेरियलिटी डिसाइड करनी पड़ती है. ठीक है, वो कौन सी चीजें, सबसे पहले तो इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी यूजर है उसके अगर डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस करना, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वॉट एवर, तो अगर उसको अफेक्ट करने वाला है वो पर्टिकुलर आइटम, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वो हमारे लिए मटेरियल है. ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, उसका साइज एंड नेचर. सेल्स तो है बट एक 10,000 का 5,000 का इधर उधर है तो इट डजेंट मैटर. 100 करोड़ की कंपनी 5-10 हजार कोई फर्क नहीं पड़ता. बट 1,000 करोड़ ऊपर नीचे है या 100 करोड़ भी ऊपर नीचे है, तो दैट इज अमाउंट टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, तो वो हमारे लिए मटेरियल हो जाएगा. अगर इतने अमाउंट की गड़बड़ है तो हमें उसे कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर. तुम किसके लिए ऑडिट कर रहे हो, जनरली जरूरी नहीं है कि तुम शेयर होल्डर्स के लिए ही ऑडिट करो, मेंबर्स के लिए ही ऑडिट करो. ठीक है, कभी कभी तुम मैनेजमेंट के लिए भी ऑडिट करते हो, अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं, राइट. तो किसके लिए तुम ऑडिट कर रहे हो, उसका नीड क्या है, वो क्या जानना चाहता है, वो क्या देखना चाहता है. वो क्रेडिटर है तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज देखना चाहेगा, वो इन्वेस्टर है तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज देखना चाहेगा. ठीक है, अगर वो मेंबर है तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज देखना चाहेगा. तो वो क्या चीज देखना चाहता है, उसके हिसाब से तुम्हें मटेरियलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट ये जो यूजर है जिसका हम कॉमन फाइनेंशियल नीड्स को कंसिडर करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए काम नहीं करते हैं. जनरली हम लोग शेयर होल्डर्स के लिए या मेंबर्स के लिए काम करते हैं या इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं. तो जनरल पर्पज से हम लोग कभी भी काम करते हैं. जब स्पेसिफिक है तो उनके हिसाब से चलना है, बट जनरल है तो उस जनरल में भी लोग कैसे होने चाहिए उसकी भी डेफिनेशन दी गई है. मतलब ऐसा नहीं कि तुम कोई
कि एक स्टूडेंट है जो कोई इन्वेस्टर वगैरह है नहीं, कभी पैसा उसने लगाया नहीं शेयर मार्केट में या किसी के शेयर्स खरीदे नहीं, तो ऐसे इंसान को हम यूजर कंसिडर नहीं करेंगे। किसको यूजर कंसिडर करेंगे? सबसे पहले जिसको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, ठीक है। दूसरा, उसको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग मटेरियलिटी लेवल्स के थ्रू बनाए गए, मतलब उसको ये पता है कि 100% एक एक ट्रांजैक्शन ऑफकोर्स चेक नहीं हुआ है, ठीक है, मटेरियलिटी के हिसाब से उसको चेकिंग किया गया है, ठीक है। उसके बाद उसको ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस में अनसर्टनिटीज होती है, इनहेरेंट अनसर्टनिटीज होती है, हर चीज 100% सही नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट, हमने पढ़ा था ना इनहेरेंट लिमिटेशंस में, ठीक है। एंड चौथा उसका गुण बोलते हैं ना, गुण क्या होना चाहिए? इट मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चारों गुण या चारों फीचर्स उसमें होने चाहिए उस इंसान में, जिसके बेसिस पे तुम ये डिसाइड कर रहे हो, मटेरियलिटी डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का क्या होती है? देखो, 3 तरह की मटेरियलिटी होती है। सबसे पहले तो जो हमने ऊपर पढ़ी मेन, ठीक है। दूसरी होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और तीसरी होती है एज पर लॉ, या उसको बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक मटेरियलिटी, ठीक है। ये मटेरियलिटी हम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके हिसाब से लगाते हैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या असर्शन लेवल, ठीक है। दूसरी क्या होती है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब क्या? इस मटेरियलिटी से थोड़ा कम। सपोज तुमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 10 लाख की लगा दी कि 10 लाख के ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम चेक करेंगे, उसके नीचे के ट्रांजैक्शन हम चेक नहीं करेंगे। बट उसके नीचे 9 लाख के भी हैं, 8 लाख के भी हैं, 7 लाख के भी है, ठीक है। और इन सबको जब तुम एग्रीगेट करोगे वो ऑफकोर्स 10 लाख के ऊपर जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही 1 लाख 2 लाख के, स्लाइटली तुम्हें थोड़ा नीचे से भी कंसिडर करना पड़ता है। तुम 10 लाख मतलब सिर्फ 99999 वाले को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो लिटिल बिट नीचे, जैसे 7 लाख 8 लाख, वो भी तुम्हें थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि उन सब का एग्रीगेट मतलब 10 लाख तुम्हारा ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो वो जो तुम नीचे के लेवल सेट करते हो, सपोज ये हमने 7 लाख सेट की, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियल। क्लियर? एंड लास्ट स्पेसिफिक, मतलब कि तुम्हारे लॉ में लिखा है कि जैसे रिलेटेड पार्टी है, चेक करना ही चाहिए तुम्हें, तो वो 0 हो, मतलब उसका ट्रांजैक्शन 10,000 का हो या 10 लाख का हो, यू हैव टू चेक इट। जैसे 3 लेवल पे मटेरियलिटी बनती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसने वही लिखा है, द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस अप्रोप्रिएट लो लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिस्टेक। क्लियर? ओके। उसके बाद जो हमने ऊपर बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे जो भी मटेरियलिटी लगाते हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं हम इनके बेसिस। जो मैंने 10 लाख निकाला, 10 लाख कैसे निकाला? वो निकाला मैंने इसकी बेसिस, ठीक है। क्या है वो बेसिस? सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। कौन सा एलिमेंट लेना है? मतलब कि सेल्स लेना है, परचेज लेना है, या असेट लेनी है, ठीक है, या लोन्स लेने हैं, कौन सा एलिमेंट लेना है। उसके बाद उससे रिलेटेड मटेरियलिटी निकलती है, परसेंटेज लगाना पड़ता है उसे, ठीक है। दूसरा, एक तो ऊपर अपन ने डिसाइड कर लिया कि एलिमेंट्स क्या क्या है, उसके हिसाब से वो एलिमेंट्स डिसाइड करते वक्त भी हमें 2-3 चीजें देखनी है। क्या? कि यूजर का अटेंशन कौन सी जगह पे, प्रॉफिट पे है, ठीक है, या फिर असेट पे है, ठीक है। क्रेडिटर है तो किसी और चीज पे हो सकता है, डेटर है तो किसी और भी चीज पे हो सकता है, या शेयर होल्डर है तो किसी और चीज पे हो सकता है। क्लियर? उसके बाद
एंटिटी का नेचर क्या है, द वे इट इज फाइनेंस्ड, पूरा ओन फंड है, लोन फंड है, क्या है, ओन फंड होगा तो इंटरेस्ट का कोई फोकस नहीं होगा, प्रॉफिट का फोकस होगा, ठीक है। बट लोन ज्यादा है उस कंपनी में तो इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा मटेरियलिटी, ठीक है। एंड लास्ट इज रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, हर साल वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है। सपोज तुमने प्रॉफिट कंसिडर किया, पिछले साल 10 लाख था, इस बार 15 लाख है, उसके अगले बार 20 लाख मतलब हुआ, फिर अभी 25 लाख है, या फिर 10 से सीधा 20 हो गया, फिर एकदम 5 आ गया, फिर एकदम 50 से आ गया। तो ये वोलेटाइल है ना, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही चलता है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑफ कोर्स पिछले साल का देखेंगे, अप टू द डेट देखेंगे, अगले साल का जो भी प्रॉफिट एस्टिमेशन है वो देखेंगे, और इसमें अगर कोई चेंजेस है, जैसे कोई कहीं अगर हम पिछले 4 साल का ले रहे हैं प्रॉफिट, एक आधा लॉस वाला साल है उसमें, तो उसको हटा के पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स करके हम वो एवरेज अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम उसकी वोलेटिलिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इन बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा बेस पे या किस चीज के ऊपर परसेंटेज लगाना है ऑफ मटेरियलिटी, क्लियर। ये तो हो गया, एलिमेंट डिसाइड हो गया। अब हमें परसेंटेज लगाना है, बेंचमार्क पे हमें परसेंटेज लगाना है। बट इसका रूल क्या है कि तुम जितना बड़ा अमाउंट लेते हो, जितना ग्रॉस अमाउंट लेते हो, उतना परसेंटेज में कम रखना पड़ता है, जितना नेट अमाउंट लेते हो उतना परसेंटेज ज्यादा रखना पड़ता है। अब तुमने सेल्स लिया, ठीक है, उसको तुमने 4% लगाया, तो ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन कवर हो गया ना, मटेरियलिटी बची क्या उसमें, ठीक है। तो उसमें तुम्हें 10% लगाना पड़ेगा। और अगर तुमने नेट प्रॉफिट लिया, वो ऑलरेडी सबसे कम ही है, ठीक है, सबका कट के आ रहा है, और उसको तुमने 10% ले लिया, ठीक है, या उसको तुमने 15% ले लिया, तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, तो हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, क्लियर। अब जो मैंने तीसरी बोली थी, स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, पर्टिकुलर क्लास को तुम्हें मटेरियल बनाना ही पड़ता है, भले ही वो तुम्हारे मटेरियलिटी अमाउंट से लेसर क्यों ना हो, ठीक है। तो कौन से बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम, अगर तुम्हारे लॉ में लिखा है तो, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई की डिस्क्लोजर है तो उसको तो हमें 100% चेक करना ही है, ठीक है। या फिर ऐसी कोई चीज हुई जिसको तुम्हें अलग से मतलब हाईलाइट करना है, जैसे कोई नया बिजनेस एक्वायर किया तो उसको तुम्हें अच्छे से चेक करना ही, मटेरियल हो नहीं हो वो कोई मतलब उसके रेंज में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नया है कुछ नई चीज हुई है तो उसको तुम्हें अच्छे से चेक करना है, ठीक है। सो इन तीनों, अगर ये तीनों बेसिस है या तीनों में से कोई भी बेसिस है तो इसमें मटेरियलिटी लेवल का कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली वो चीज चेक करनी ही है, क्लियर। अब तुम्हें मटेरियलिटी रिवाइज कब करनी है, चेंज कब करनी है, 10 लाख से 15 लाख, क्यों, कब कर सकते हो, जब कोई भी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द ऑडिट चेंज होते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई नई इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चलती है जो तुम्हें पहले नहीं पता थी जब तुमने मटेरियलिटी डिसाइड की थी, या फिर चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन, तुमने काम करना स्टार्ट किया, परचेसेस चेक कर रहे थे, तुम्हें लगा सब कुछ ठीक है, पर उसमें गड़बड़ निकली, ठीक है। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस तुम्हें यह पता चला, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे भी तुम्हें मटेरियलिटी को हो सकता है रिवाइज करना पड़े, क्लियर। के बाद लास्टली डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, मतलब तुम्हें कब कौन सी चीजें उसमें डॉक्यूमेंट लिख के रखनी। सबसे पहले कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तुमने क्या मटेरियलिटी डिसाइड की, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए तुमने क्या मटेरियलिटी डिसाइड की, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या डिसाइड की, एंड इन सब में कुछ भी रिवीजन किया होगा तो वो सब कुछ तुम्हें डॉक्यूमेंट करके रखना, क्लियर। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको बोला था कि उसमें पूरा इन डिटेल दिया है कि क्या क्या चीजें तुम्हें चेक करनी है एंटिटी को समझने के लिए। तो हमें ये 4-5 चीजें देखनी पड़ती है कंपनी को समझने के लिए। सबसे पहले तो इंडस्ट्री,
तुम कौन सी इंडस्ट्री मतलब कौन सी कंपनी में काम का ऑडिट कर रहे हो, कौन सी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, उसकी रिलेवेंट बाकी की कंपनीज कैसे काम करती है, क्या उसमें ट्रेंड चलता है, क्या कस्टमर रिलेशंस चलते हैं, क्या टेक्नोलॉजी चलती है, ठीक है। दूसरा, उस कंपनी का ऑपरेशन तो कौन चला रहा है, उसके ओनर कौन है, उनको गवर्न कौन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कैसे फाइनेंस्ड हुआ है, ओन फंड है, पूरा लोन फंड है, क्या है, वो तुम्हें चेक करना है। उसके बाद चेक मतलब तुम्हें समझना है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद उसके बिजनेस से रिलेटेड क्या रिस्क्स है, ठीक है, कितना वो धोखे में है बिजनेस, या जैसे मैंने बोला कि LIC है तो उसका जो भी तुम अमाउंट निकालते हो, जो मतलब पे करना पड़ता है, वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, या उसमें कितनी रिस्क होती है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो रिस्क तो रहने ही वाली है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कंपनी, तो उसमें कंटिन्यूस चेंजेस होने ही वाले, एब्सोल्यूट चीजें होनी ही वाली, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि बाहर का कितना प्रेशर है मैनेजमेंट पे, कंपनी डूब रही है, मैनेजमेंट को उसको चलाना है, हो सकता है वो फेक जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, या उनका भी IPO आने वाला है, हो सकता है हाइप करने के लिए उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बढ़ा दिए हो, ठीक है। तो बाहर उनकी क्या, बाहर से उनको क्या प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर में अक्सर इंसान गलती करता है, ठीक है। तो बाहर क्या प्रेशर है वो भी हमें देखना पड़ता है, क्लियर। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ का गड़बड़ होने की चांसेस है। तो ये 4-5 चीजें जब हम समझते हैं तब हमें कंपनी समझ में आती है और उससे रिलेटेड रिस्क समझ में आते हैं, फिर हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है, कौन सी असर्शन लेवल पे, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं, क्लियर। अब आता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोसीजर के थ्रू चलती है। जैसे हमारे घर में भी कोई प्रोसीजर होती है, हमारे घर में भी कोई एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है रहने का, ठीक है। हर घर का अलग अलग तरीका होता है। उसी तरह कंपनीज भी या ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है। जैसे गोडाउन में माल आता है, ठीक है, फिर वो कहाँ चेक होगा, कौन उसको अनलोड करेगा, कैसे वो सेटअप होगा, कैसे उसका इनवॉइस बनेगा, कैसे वो सेल होगा, अकाउंटिंग एंट्री कब होगी, तो इन सब का प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ये करता कौन है, ये मैनेजमेंट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट ये सारी प्रोसीजर सेट करता है कंपनी में। अब हमारा काम क्या है, क्योंकि हमारा डेटा उस इंटरनल कंट्रोल से निकला हुआ होता है, हमें सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि सोर्स ही गलत होगा तो एंड रिजल्ट गलत ही होने वाला है, कितना भी उसको चेक कर लो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल की इतनी इंपॉर्टेंस है ऑडिट में, क्लियर। उसी हिसाब से उसने बेनिफिट्स दिए। बेनिफिट्स क्या है कि बिकॉज ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमें पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट समझ में आते हैं, कहाँ का रिस्क है वो समझ में आता है, और कितना ज़्यादा काम करना है वो हमें समझ में आता है। जहाँ रिस्क ज़्यादा है ऑफकोर्स हमें वहाँ ज़्यादा काम करना है, क्लियर। बट इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है इसके, वो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इंटरनल कंट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, या इंटरनल कंट्रोल अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सो नो मैटर हाउ इट इज इफेक्टिव, ये सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है, 100% मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली परफॉर्म कौन करता है, ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, लोग परफॉर्म करते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना लाजमी है, ठीक है। ह्यूमन एरर इज प्रॉन टू ह्यूमन एरर। उसके बाद जो भी लोग इसको रिव्यू करते हैं, अब इंटरनल कंट्रोल कैसे बैठाया जाता है कि नीचे वाले लोग काम करते हैं, उसके ऊपर वाले उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाले लोग रिव्यू करते हैं, तो इस तरह वो चेन चलता है। तो जो भी रिव्यू कर रहा है, अगर उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम क्यों रिव्यू कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इफेक्ट है, तो वो एज क्या बोलते उसको टीडियस उसको करता जाएगा, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दो लोग मिल गए, इट इज अ कोल्यूजन बाय 2 और मोर पीपल या इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, तो तुम कभी गड़बड़ पकड़ ही नहीं सकते। इंटरनल कंट्रोल उसी तरह से सेट किए जाएंगे, जैसे ऑडिट है, इन्वेंट्री वाला मिल गया, ठीक है, या फिर अकाउंट्स वाला, ऑडिट नहीं, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ऑडिट नहीं है,
अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री वाला मिल गया, ठीक है, या फिर जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या इनवॉइस बना रहा है वो लोग मिल गए, ठीक है। तो अगर कोल्यूजन हो गया वहाँ के लोगों का जो एक्चुअली काम करते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल इज बाउंड टू फेल, ठीक है। के बाद मैनेजमेंट नहीं समझ पाया कि कहाँ कौन सी प्रोसीजर बैठानी है, ठीक है। इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स मैनेजमेंट में मेक जजमेंट्स, ठीक है, and extent of control it chooses to implement, the nature and extent of risk it chooses to assume। हो सकता है एक्चुअली उन्हें कुछ और लग रहा हो कि ग्राउंड लेवल पे कोई और तकलीफ है और उस हिसाब से उन्होंने प्रोसीजर डिसाइड की, बट एक्चुअली तकलीफ कुछ है कि मैनेजमेंट ऊपर बैठा रहता है, नीचे क्या चल रहा है या ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है उसको इतना आइडिया नहीं रहता, ठीक है। तो हो सकता है वो गलत प्रोसीजर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो उसका इंटरनल कंट्रोल का कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड लास्ट इज लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, एक ही ओनर रहता है, ठीक है, या फिर एक दो ही एम्प्लॉयज रहते हैं, तो उसके इंटरनल कंट्रोल इतना कोई काम नहीं आता, ठीक है, उस केस में। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए कौन से एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कौन से पर्सपेक्टिव से, एक चीज को कौन से एंगल से देखना जरूरी है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल को सबसे पहले समझने के लिए तुम्हें कंट्रोल एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नथिंग बट कि वो कंपनी के लोग कैसे, मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ के एम्प्लॉयज कैसे है, वहाँ की मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, कितनी शार्प है, कितनी ऑनेस्ट है, कितनी इंटीग्रिटी है उनके अंदर, ये सब आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट की या वहाँ के लोगों की ऑनेस्टी, ठीक है, या फिर उन्होंने किस तरह से, मतलब उनकी क्या दिमाग है, उनके पास इतना एक्सपर्टीज है क्या, या इतना उनका अवेयरनेस है क्या कंपनी से रिलेटेड या एम्प्लॉयज से रिलेटेड, ताकि वो कंट्रोल्स बैठा सके, वो आता है इंटरनल कंट्रोल के पहले कंपोनेंट में, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्लियर? अब जब तुम कंट्रोल एनवायरनमेंट समझते हो, उस केस में तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी। सबसे पहले मैंने बोला इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कि मैनेजमेंट किस तरह से अपनी मतलब पहले बात तो वो कितने ऑनेस्ट है और वो अपनी ऑनेस्टी पूरे कंपनी में ड्रॉप डाउन कैसे कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयज तक पहुंचा रहे हैं, कैसे उनको उनकी तरफ सिर्फ स्ट्रिक्ट है या उनको समझा रहे हैं, उनके सेमिनार्स ले रहे, वो सब हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट जो भी लेवल्स पे जॉब दे रहा है वो क्या कॉम्पिटेंस देख के दे रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड है तो आप जॉब दे दो, या मेरा भाई है तो जॉब दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कितना इंडिपेंडेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट उनको रिपोर्ट करता है, तो वो दोनों मिले हुए होंगे तो सब मिली भगत है, मतलब नहीं बनेगा कोई, ठीक है। उसके बाद उनका एक्सपीरियंस क्या है मैनेजमेंट का, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, किस तरह से वो काम करवा लेते हैं पूरे कंपनी के लोगों से, वो भी हमें देखना है। के बाद मतलब ऐसा तो नहीं कि बायस चलते हैं कि 4 लोगों को ही फेवर कर रहे हैं, बाकियों को तंग कर रहे हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग स्टाइल या फिर किस तरह से काम कर रहे हैं, मार्केटिंग या कौन से वैल्यूज को लेके वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किस तरह से चीजें प्लान्ड होती है, किस तरह से रिव्यू होती है, कोई चेक करता भी है या नहीं दूसरों के काम को। क्लियर? के बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हर एक पोजीशन की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो ये सब क्या बताता है, कंपनी का एक एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट चेक कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर? एंड लास्ट इज कि लोगों को किस तरह से हायर किया गया है, किस तरह से उनको ट्रेन किया गया है, किस तरह से उनको काउंसिल करते हैं, किस तरह से उनका नॉलेज अपग्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते। क्लियर? ये होता है, ये हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऊपर हमने ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ी थी, बट इस इंटरनल कंट्रोल का बोलना क्या है कि कंपनी की खुद की कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है या नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि बिजनेस रिस्क क्या है, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है,
कितना उसका होने की चांसेस है और हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, या कंपनी के हम मतलब कंपनी क्या एक्शन ले रही है। क्लियर। उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपनी के जो भी सॉफ्टवेयर्स है या जो भी कंप्यूटर्स है, या किस तरह से वो अकाउंटिंग एंट्रीज कर रही है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर रही है। ठीक है। के बाद किस तरह से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कैप्चर कर रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो किस तरह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे सेल्स हो गया या असेट परचेज हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसको वो किस तरह से कैप्चर कर रही है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लगा रही है। ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन रही है, अकाउंटिंग एंट्री, फिर लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर तो ये सब सिस्टम सही से है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई लूप होल है या इसमें कोई तुम कभी भी एंट्री चेंज कर सकते हो किसी भी मूवमेंट पे, फिर से पूरा ट्रायल बैलेंस चेंज होता है नहीं होता है, क्योंकि ये सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट मतलब क्या है कि जिसके थ्रू अकाउंटिंग एंट्री जाती है वो पूरी प्रोसेस हमें देखनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। क्लियर। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में हम क्या देखते हैं कि जो भी काम किया है, देखो क्या लिखा है, control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out. review करना, कंट्रोल एक्टिविटी इज नथिंग बट कि किस तरह से मैनेजमेंट ने ऐसा सिस्टम बैठाया है कि जो भी मैनेजमेंट ने करने बोला है उसको रिव्यू कैसे कर रहा है, जो ऊपर बैठा हुआ जो पोजीशन पे है वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से रिव्यू कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रिव्यू कर रहा है, कैसे किस तरह से कंट्रोल रख रहा है। ठीक है। इसने एग्जाम्पल दिए, देखो परफॉर्मेंस किस तरह से रिव्यू कर रहा है, फिजिकल कंट्रोल कैसे रख रहा है। ठीक है, जैसे सिस्टम्स पे हो गया या लॉकर पे हो गया, जैसे तुम्हारा असेट्स है या तुम बैंक हो, ठीक है, तुम्हारे लॉकर्स पे तुम कैसे कंट्रोल रख रहे हो, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल एक्टिविटीज में आ जाती है। ये सब प्रोसीजर्स हमें वहाँ चेक करनी पड़ती है। ठीक है। एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ऊपर प्रोसीजर का रिव्यू हो रहा था या परफॉर्मेंस का रिव्यू हो रहा था या जो भी काम कर रहे हैं उसका रिव्यू हो रहा था, यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बैठाए हैं उसको भी रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने कंट्रोल्स बैठा दिया। कंट्रोल्स का मतलब क्या कंट्रोल्स का मतलब क्या बेसिकली कि जैसे अगर गोडाउन में माल आया, ठीक है, तो वहां पे सुपरवाइजर के बिना वो अनलोड नहीं होगा, उसके साइन के बिना वो ट्रक बाहर नहीं जाएगा, तो दिस इज अ कंट्रोल। ठीक है। तो इस कंट्रोल को भी रिव्यू मैनेजमेंट टाइम टू टाइम, मॉनिटर बोलते हैं जिसको, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहा है कि नहीं। ठीक है। दैट वी हैव टू सी। कि बस कंट्रोल लगा के छोड़ दिया, हो सकता है वो सुपरवाइजर खड़ा ही ना होता हो। क्लियर। के बाद अब जानते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स। ठीक है। ये तो हो गया, ऊपर हमने पूरा कंपोनेंट्स पढ़ लिया। अब हर कंट्रोल को अपने इंपॉर्टेंस देना है क्या, या हर कंट्रोल को चेक करना है? नहीं, हमें सिर्फ उतने ही कंट्रोल्स को चेक करना है जो हमसे रिलेटेड है। मतलब क्या लिखा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड द कंट्रोल इट इंप्लीमेंट्स टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। Entities objective and their control relate to financial reporting, operations and compliance. However, not all of these objectives and controls are relevant. क्या लिखा है कि हर चीज से रिलेटेड, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी कंट्रोल्स होते हैं एंड प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड भी कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है। तो हमें वो नहीं देखना है कि प्रोडक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है वो सही से हुआ है कि नहीं, कि क्वालिटी सही से है या नहीं, उसका पैकिंग सही से है या नहीं, ये इसके ऊपर भी कंट्रोल्स रहते हैं, इसके ऊपर भी मैनेजमेंट देखता है, इसके ऊपर भी प्रोसीजर रहता है, बट वो सब हमें नहीं देखना है। ठीक, हमें देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है। वो किससे हम लोग किससे मैच या मतलब कौन सा बेसिस लेके चलते हैं, सबसे पहले वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, कंपनी का साइज, ओनरशिप, कितना कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, अप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अप्लीकेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। ठीक है। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स and whether and how specific control individually and in combination prevent, detect and correct material misstatement. तो हमारा ऑडिट सिर्फ कुछ चीज़ों पे ही, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होता है। ठीक है।
एंड उसमें भी हमें इन फैक्टर्स को देख के, जैसे हर कंट्रोल को नहीं देखना है, ठीक है। फिर भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, पर अगर वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसको, क्योंकि बहुत एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होती है, एन नंबर ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, सबको नहीं देख सकते, ठीक है। तो कंपनी कितनी बड़ी है, हमारी मटेरियलिटी लेवल कितनी है, ओनरशिप उसका कितना कॉम्प्लेक्स है, या लीगल, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये पार्ट में अच्छे से देखना ही है, तो उन सब, वो सब कंसिडर करके हम कंट्रोल चेक करते हैं, या ऑडिटर कंट्रोल चेक करता है, क्लियर। उसके बाद जनरली हम कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड कंट्रोल देखते ही है, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स रिलेटेड कंट्रोल्स देखते ही है। सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स मतलब क्या, कि तुम्हारे जो भी फैक्ट्री में जो भी माल पड़ा हुआ है, असेट मतलब सब कुछ, इन्वेंट्री वगैरह भी आ गई, ठीक है। माल पड़ा हुआ है उसकी सिक्योरिटी क्या है, या तुम्हारी मशीनरीज पड़ी हुई है उसकी सिक्योरिटी क्या है, ये सब भी हम लोग मतलब ऑडिटर कंसिडर करता है, क्लियर। प्लस तुम्हारा जो कंप्यूटर्स है उसका एक्सेस, उसका पासवर्ड, ये सब भी इसमें आ गया, क्लियर। अब देखते हैं कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रिलेवेंट टू द ऑडिट, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जो हमसे ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, वो हमें उसके रिलेटेड कंट्रोल्स कंसिडर नहीं करने, क्लियर। उसके बाद उसने मेन चीज क्या बोली है कि हमने ऊपर कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक कर लिया कि कंपनी ऑनेस्ट है, एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, इनहेरेंट एंड कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क नहीं आती इसमें, ठीक है। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क नहीं है। सब कुछ अच्छा दिखना इसका मतलब ये नहीं कुछ गलत नहीं है, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई की है उसमें से कौन सी चीजों को हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब ये सब उसके बेसिस है, यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिस दिए कि हमें किस तरह से ऑडिट करना है, किस तरह से मटेरियलिटी डिसाइड करनी है, किस तरह से रिस्क आइडेंटिफाई करनी है, किस तरह से रिस्क को, कौन से रिस्क को ज्यादा भाव देना है, ठीक है। तो किसको भाव देना है, अगर वो फ्रॉड से रिलेटेड है, अगर कोई रिसेंट चेंजेस है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जैसे मैंने LIC का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो इनको हमें ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा, क्लियर। अब सिग्निफिकेंट रिस्क जनरली किस में होती है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस या जजमेंटल मैटर्स में। नॉन रूटीन मतलब जो बार बार नहीं होते, या जो ऑल ऑफ अ सडन, जिससे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बट वो हर साल नहीं मिलता, एक ही साल मिला था, ठीक है, तो दैट इज अ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, ठीक है। या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, दैट इज अ जजमेंटल मैटर। तो इन सब केसेस में रिस्क ज्यादा होती है, या उनके होने के चांसेस भी, मतलब उनमें इनहेरेंट रिस्क होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब उसने कुछ एग्जांपल्स दिए कि किसको हम नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस बोलेंगे, या फिर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस में रिस्क ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। मैन्युअल डेटा कलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वो रूटीन नहीं है, तो उसका हमने कोई प्रोसीजर नहीं डिसाइड किया है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से रिस्क आने के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली जजमेंटल मैटर्स में रिस्क कौन सी होती है, या कब कब रिस्क आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टाइम पे, वो इन सब में क्या रहता है, मैनेजमेंट का जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है, उसमें ज़्यादा हमें अटेंशन या ऑडिटर को अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, क्लियर। अब देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट क्यों किया जाता है, या कैसे किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, और किस तरह से उसको इवैल्यूएट किया जाता है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से उसको चेक किया जाता है बाय ऑडिटर, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है कि फ्रॉड पता चलता है, ठीक है, एरर्स या फ्रॉड पता चलता है, इन ऑपरेशन मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन यूज है या नहीं, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स है वो रिलायबल निकल रहे हैं या नहीं, तो ये सब कुछ फायदे, ठीक है। कहीं वीकनेस होगी तो वो भी हमें पकड़ में आ जाएगी, क्लियर। तो कुछ बेनिफिट्स हमें इंटरनल कंट्रोल्स के मिल सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे कि उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है,
या उसका टेस्टिंग कैसे होता है, उनके क्या क्या वेज है जिससे ऑडिटर उसको टेस्ट करता है या उसको चेक करता है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है कि इंटरनल कंट्रोल जानने के बाद ही हम हमारा ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इन डिटेल हमें क्या एक्चुअल में चेक करना है वो इंटरनल कंट्रोल के बाद पता चलता है। ठीक है, वही लिखा है कि ऑडिटर फॉर्मुलेट इज एंटायर ऑडिट प्रोग्राम ओनली आफ्टर he had a satisfactory understanding of internal control system and their actual operation। कितना एक्चुअली वो हो रहा है, कितना वो ऑपरेशंस, कितने वो प्रोसीजर्स एक्चुअल में परफॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है, या उसके बाद हम हमारा ऑडिट प्रोग्राम या मतलब ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम बना सकता है। ठीक है, ऑडिटर का मतलब ऑडिटर के लिए अच्छा होगा कि वो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करे क्लाइंट का, कि उसके बेसिस पे ही हम उसको वीकनेस बता सकते हैं, मैनेजमेंट को कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लस हमारा ऑडिट प्रोग्राम भी उसके बाद बनता है। क्लियर? अब उसके मेथड्स क्या क्या है, कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू ऑडिटर उसको चेक करता है। सबसे पहला क्या है, नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव रिकॉर्ड इज नथिंग बट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम मतलब क्या कि कहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है, कहाँ से और प्रोसीजर शुरू हो रही है। ठीक है, वहां से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एक अच्छे से लिखना, उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड नरेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, ये जनरली स्मॉल बिजनेसेस में यूज होता है और वहां यूज होता है जहाँ पे कोई भी फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, मतलब कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको प्रॉपर। बड़ी बड़ी कंपनीज में जनरली इंटरनल कंट्रोल्स पूरे लिखे होते हैं और उसको फिर बाकी के लोग फॉलो करते हैं, तो हम उसका बेसिस मतलब ऑडिटर उसका बेसिस लेके चल सकता है। ठीक है, बट छोटी छोटी कंपनीज में या छोटे छोटे बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कि हम तो हर किसी ऑडिटर तो हर किसी को करता ही है ऑडिट, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल कंट्रोल का कोई भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट या कोई भी लिखा हुआ नहीं होता है, तो उस केस में ऑडिटर को खुद से पूरा इंटरनल कंट्रोल डिस्क्राइब करना पड़ता है। उस केस में ऑडिटर को खुद से पूरा एक एक प्रोसीजर देख के स्टार्ट एंड पूरा लिखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नरेटिव रिकॉर्ड, दैट इज वन वे। ठीक है, दूसरा इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कौन किसको बना के देता है? ठीक है, चेकलिस्ट ये स्टाफ के लिए होता है, मतलब स्टाफ मत इन द सेंस कि जो भी ऑडिटर के साथ काम करते हैं उनके आर्टिकल्स, उनका स्टाफ, उसके लिए होता है कि उनको एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये तुमको चेक करना है, अगर ये है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, क्या लिखा है कि दिस इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस विच अ मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो और आंसर, यस, नो या नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिए। क्या द टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स, तो ये सब ऑडिटर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको चेक करना पड़ता है, अगर ऐसा है तो यस लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चनेयर पे। अब क्वेश्चनेयर कौन किसको देता है? क्वेश्चनेयर देता है ऑडिटर टू द क्लाइंट। ऑडिटर क्लाइंट को देता है और क्लाइंट अपने जो भी कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज से उससे वो फिलअप करा लेता है। ठीक है, मतलब क्या कि इस तरह से क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जाते हैं कि अगर उसका आंसर यस है मतलब वो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, और अगर उसका आंसर नो है तो वहां पे वीकनेस पता चलती है। ठीक है, प्लस उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी वहां पे जगह रखी रहती है। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल in respect of questions not relevant to the business, not applicable replies given, जहाँ पे वो जिसका कोई रिलेवेंस नहीं वहाँ पे not applicable बोल सकता है क्लाइंट। ठीक है, so checklist is for the staff and questionnaire is for the company, उसको कंपनी उसको फिलअप करती है, मैनेजमेंट फिलअप करती है। एंड लास्ट मेथड ऑफ इंटरनल कंट्रोल तुम कैसे कर सकते हो चेक? लास्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल कंट्रोल का हर पार्ट ग्राफिकली कॉन्साइज वे में वहां पे दिखाया जाता है। ठीक है, इट मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन एंड देयर बाय अचीव द कंसिडरेशन और प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म। एक बर्ड आई व्यू तुम्हें दे देता है। सो दीज आर द 4 मेथड्स जिससे तुम इंटरनल ऑडिट को, जिससे ऑडिटर इंटरनल ऑडिट को, इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करता है। ओके,
अब आता है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में। ऊपर हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या है क्या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे, उसके 4 मेथड्स देखे। अब हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स टेस्टिंग कैसे होती है। कैसे होती है कि तुम डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करो, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद इंक्वायरीज करो, मैनेजमेंट से पूछो एंड ऑब्जर्व करो ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विच लीव नो ऑडिट ट्रेल, फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइनिंग हु एक्चुअली परफॉर्म्स ईच फंक्शन। एक्चुअली किसने परफॉर्म किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है, ये हम एक्चुअली अब टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तुम डॉक्यूमेंट्स चेक करो, ठीक है, प्रूफ जमा करो, प्लस तुम इंक्वायरीज करो, एक्चुअली जाके देखो, ऑब्जर्व करो कि कौन से मतलब ऑपरेशंस एक्चुअली कौन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कागज में लिखा हुआ है बस वो ही हो रहा है, एक्चुअल में वो हो रहा है कि नहीं वो तुम्हें देखना है या ऑडिटर को देखना है, ठीक है। री-परफॉर्मेंस, ऑडिटर खुद इंडिपेंडेंटली कोई प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके देखेगा, कोई कंट्रोल्स को परफॉर्म करके देखेगा, ठीक है। एंड लास्ट इज कि कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटराइज एप्लीकेशंस वो खुद से उसको टेस्ट करेगा कि वो सही से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। जो भी अभी आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, तो वो एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर, ये ऑडिटर खुद चेक करेगा, ठीक है। तो ऊपर हो गई वैल्यूएशन के टाइप्स या कौन सी मेथड है वैल्यूएशन की। दीज आर कि कैसे इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर टेस्ट करेगा। क्लियर। अब इसमें जब डेविएशंस निकलते हैं, डेविएशंस मतलब क्या कि एक्चुअल में कंट्रोल क्या होना चाहिए और एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें फर्क, दैट इज कॉल्ड डेविएशन इन कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये जनरली कब होता है, उनके रीजंस भी दिए कि द डेविएशंस इन प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल्स में बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन की पर्सनल, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशंस इन वॉल्यूम ट्रांजैक्शन या फिर ह्यूमन एरर। पोजीशन बदल गई, लोग बदल गए, ठीक है, सडन कुछ अप डाउन हुआ, तो इसकी वजह से हो सकता है कंट्रोल्स में डेविएशन आए, ठीक है। तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उसको ये स्पेसिफिक मैटर्स के बारे में पूछताछ करनी पड़ती है कि कब अगर की पर्सनल्स चेंज हुए तो कब स्टाफ चेंज हुआ, कब लोग चेंज हुए, ये उस टाइमिंग को उसको ज्यादा चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो सब चेक कर लेता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, द इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशन में रिजल्ट इन द ऑडिटर्स कंक्लूडिंग दैट द असेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क नीड्स टू बी रिवाइज्ड। मतलब कि जैसे ही उसका चेक करना हो जाता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि उसने जो स्टार्टिंग में रिस्क कैलकुलेट की थी अब उतनी ही है या बदल चुकी है। कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा तो तुम्हारी रिस्क कम होती है, बट अगर इंटरनल कंट्रोल खराब है तो रिस्क बढ़ जाती है। हमने जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको फाइनल करने से पहले भी अपनी रिस्क एक बार, कंट्रोल रिस्क एक बार देख लेनी पड़ती, कंट्रोल रिस्क जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अब आते एक नए टर्मिनोलॉजी पे, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या कि जहां पे सब कुछ कंप्यूटराइज है, डॉक्यूमेंट से लेके, प्रोसेस से लेके, अकाउंटिंग से लेके, एवरीथिंग, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। So it's a business environment where processes, operations, accounting and even decisions are carried out by using computer systems, ठीक है। अब इससे क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशंस फास्टर होते हैं, डेटा एक्यूरेट होता है, बेटर सिक्योरिटी, लेस प्रॉन टू ह्यूमन एरर, ये उसके कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है। अब इसमें अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें डील करनी पड़ती है, ठीक है, या अलग तरह की चीजें हमें समझनी पड़ती है रिलेटेड टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जैसे कौन सी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, कौन सी एप्लीकेशंस यूज हो रही है, क्या उसका पर्पस है, लोकेशन क्या है आईटी सिस्टम की, जो बैकएंड होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, खुद का है सॉफ्टवेयर या बाहर से आया है, ठीक है, या तुमने बाहर से तुमने खरीदा है पूरा का पूरा पैकेज उस एप्लीकेशन का, ठीक है, या तुमने पूरी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर दी है। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इस एनवायरनमेंट के बारे में ऑडिटर को पता होना जरूरी है या पता करना जरूरी है, ठीक है। प्लस इससे रिलेटेड, आईटी सिस्टम से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक रिस्क होती है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट हो सकता है, अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा, पासवर्ड कोई भी डाल दिया या पासवर्ड हैक हो गया, ठीक है, अनऑथोराइज चेंजेस टू द सिस्टम, एप्लीकेशन में या सिस्टम में ही किसी ने बैकएंड में जाके चेंज कर दिया जिसको अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, लॉस ऑफ डेटा, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम, अपडेट करना रह गया। तो ये सब रिस्क
स्पेसिफिक रिस्क है जो आईटी सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑफ कोर्स नॉन रिलायंस ऑफ डेटा जो भी डेटा वहां से आता है, जो सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट बनती है, पेंडल बनता है, ये सब इसी सब से आते हैं, इन सब सिस्टम से आता है, ठीक है। तो नॉन रिलायबिलिटी ऑफ डेटा हमें ऑडिटर को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सब सही नहीं होगा तो डेटा भी सही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल पे क्या इंपैक्ट आता है, नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर विच में रिजल्ट इन एडिशनल। इसमें कुछ भी होता है, जैसे डेटा सही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सही नहीं, तो करना क्या पड़ेगा, ऑडिटर को और ज्यादा इन डेप्थ घुस के काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। कंपनीज को हमें अभी नीचे हम देखेंगे कि कंपनीज को इससे रिलेटेड रिपोर्टिंग ज्यादा करनी पड़ती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है। वो क्या होता है हम नीचे देखेंगे, क्लियर। अब आता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल मतलब इसमें भी जो भी कंट्रोल्स है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, दैट इज जनरल आईटी कंट्रोल, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल इज नथिंग बट बैक एंड कंट्रोल्स, ठीक है, कि कौन तुम्हारे सिस्टम्स में या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंज कर सकता है, ठीक है। प्लस तुम्हारा जो डेटा सेव्ड है, जहाँ मतलब जो भी तुम्हारा कंपनी का डेटा सेव है वो कहाँ सेव्ड है, ठीक है, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी क्या है। प्लस एक्सेस, जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हारा जो भी सिस्टम है, बैक एंड सिस्टम, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, अथॉराइज है नहीं है, ठीक है। प्लस तुम्हारे जो भी मशीनरीज जो तुम खरीद रहे हो, जो कंप्यूटर्स खरीद रहे हो, जो बैकएंड तुम डेटाबेस खरीद रहे हो या तुम्हारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी है, उसको कौन खरीद रहा है या उसका कौन ऑथराइज्ड है उसको खरीदने के लिए, ये सब चीजें इसमें आती है। जैसे ये सबसे पहला क्या लिखा है उसने कि these IT controls that maintain integrity of information and security of data commonly includes control over the following। कंट्रोल मतलब इसके ऊपर नजर कौन रख रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कंट्रोल्स ओवर द डेटा सेंटर्स एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, प्रोग्राम चेंज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम चेंज कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यूज टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि बैकएंड तुमने फंक्शंस चेंज कर दिए, प्रोग्राम चेंज कर दिया और इसकी वजह से अकाउंटिंग या फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बन रहा है वो गलत बन रहा है, ठीक है, दिस शुड नॉट बी देयर। फिर एक्सेस सिक्योरिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्सेस सिक्योरिटी इज टू इंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई भी जाके उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एंड लास्ट इज एप्लीकेशन सिस्टम एंड एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस, कि जो भी तुम्हारे सिस्टम्स आ रहे हैं वो कौन डेवलप कर रहा है, वो ऑथराइज है या नहीं, ठीक है, मेंटेन कैसे हो रहा है वो, तो ये सब चीजें जनरल आईटी कंट्रोल में, सब कुछ बैक एंड पे चल रहा है, बैक एंड पे कंट्रोल चल रहा है, ठीक है। सेकेंड इज एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब क्या, कि जो भी तुम्हारी एप्लीकेशंस है उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स है, जैसे इनपुट डेटा वैलिडेशन, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूजर लिमिट चेक, ठीक है। एक बार किसी ने लॉगिन किया, दोबारा लॉगिन कोई और सिस्टम पे नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वहां पे नंबर डालना है उस पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर उस फील्ड में, तो वहां पे अल्फाबेट्स नहीं जाएंगे, तो ये सब होता है एप्लीकेशन के अंडर के कंट्रोल्स, ठीक है। एंड लास्ट इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल इज मैनुअल IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information produced from the IT system। इसमें manual intervention होता है, बट कौन से बेसिस पे, जो भी डेटा IT सिस्टम से आ रहा है, ठीक है, अपने बेसिस पे नहीं, क्लियर। तो ये होते 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसको उसी तरह से टेस्ट करते हैं जैसे बाकी के कंट्रोल्स करते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ई परफॉर्मेंस। बट कुछ चीजें इसमें स्टार्ट टू एंड, जैसे स्टार्ट टू एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस इसमें चेक होता है कि ट्रांजैक्शंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है, पूरा प्रोसेस देखा जाता है। प्लस एक पर्टिकुलर यूजर उस ट्रांजैक्शन को कैसे प्रोसेस कर रहा है, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन होगा तो,
ठीक है, और उस एप्लीकेशंस के अपने इंटरनल सेटिंग्स क्या है, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें टेस्ट की जाती है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता या बहुत कम से कम रहता है। ठीक है, बट मैनुअल इंटरवेंशन होता है कौन सी चीज में, जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो या रेगुलर रूटीन वाले ट्रांजैक्शंस ना हो, उस केस में मैनुअल इंटरवेंशन होता है। ठीक है, या फिर ऐसी कोई गड़बड़ हो रही है जो पहले डिफाइन नहीं की गई है या पहले उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है, नई तरह की डिफिकल्टी आई है पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब कुछ सिनेरियोज है। ठीक है, या मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन हो सकता है या लोग इंसान खुद जाके देख सकता है। तो ऐसी कुछ 3-4 चीजों में ही मैनुअल इंटरवेंशन होता है, अदरवाइज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम रहता है। ठीक है, मैनुअल इंटरवेंशन हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस में यूज नहीं होता या उसमें उसका जरूरत नहीं है, उसकी वजह से और डेटा लॉस हो सकता है। क्लियर? अब आता है डेटा एनालिटिक्स पे। डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या, कि बड़े से डेटा को तोड़ मरोड़ के एक मीनिंगफुल उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, कैट वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से करते हैं, दैट इज कंप्यूटर एडेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो ये कुछ टेक्निक्स है, ठीक है, जो डेटा तोड़ मरोड़ के उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ ये काम आता है कि कंप्लीटनेस ऑफ डेटा देखने के लिए, सैंपल सिलेक्ट करने के लिए, बैलेंसेस कंप्यूट करने के लिए, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यहाँ पे ये सब डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स यूज हो सकती है। ठीक है, अब आता है जैसे मैंने बोला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है, इट इज बेसिकली रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस by companies for ensuring reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable law and regulation, safeguarding of asset and prevention and detection of fraud। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ये कौन करता है, कंपनीज पॉलिसीज बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, रूल्स बनाती है, इसलिए ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही से हो। ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वो इफेक्टिव रहे, प्लस जो भी लॉज है, जो भी उनको अप्लीकेबल लॉज है वो पूरी तरह से फॉलो हो, जो भी उनकी असेट्स है वो सेफगार्ड रहे, प्लस फ्रॉड डिटेक्शन वो कर सके। तो इन सब के लिए जो भी पॉलिसीज है उनको कंबाइंडली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, इस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में कंपनीज एक्ट में भी कुछ सेक्शंस में बोला गया है, जैसे सेक्शन 134(5)(e) में क्या बोला है कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में भी इसका जिक्र होता है। ठीक है, फिर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होता है, बट ये किसको अप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी विच इज 1 पर्सन कंपनी इन केस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, 143 की बात चल रही है, 1 पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी जिसका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़। ठीक है, इन लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसका एग्रीगेट बोरोइंग इज लेस देन 25 करोड़, तो उसको ये अप्लीकेबल नहीं है। 1 पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी जिसका, या फिर प्राइवेट कंपनी जिसका ये टर्नओवर नीचे है। ठीक है, फिर ऑडिट कमेटी, उसको भी उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना पड़ता है। ठीक है, के बाद आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको भी इसके बारे में सेटिस्फाई करना पड़ता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स सही से है या नहीं। ठीक है, तो ये 4 चीजों में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब कंपनीज एक्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का जिक्र है। अब क्या क्या चीजें तुम्हें डॉक्यूमेंट करनी है, ऑडिटर को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं हम, डिसीजंस, एंगेजमेंट टीम के बीच में क्या क्या डिसीजंस हुए। ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी को तुमने कैसे कैसे समझा। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई की, और रिस्क आइडेंटिफाइड और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या थे, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। क्लियर? अब लास्ट आता है रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग में जनरली क्या क्या हमें देखना, ऑडिटर को क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने पड़ते हैं
कोई आईटी कंट्रोल का वीकनेस है क्या, उसका वीकनेस का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर डिफिशियंसीज मैनेजमेंट को बतानी पड़ती है, और अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ भी कम्युनिकेट करना, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं रिस्क से ही रिलेटेड एक एसे पे, दैट इज एसे 330, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। अब रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या होता है कि रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, ठीक है, वो आता है इस एसे में, ठीक है। वही लिखा है कि डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एसे 315 जो हमने देखा था कि जो भी रिस्क फाइंड आउट हुए उसको आगे क्या कैसे एड्रेस करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। कैसे शैल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द रिस्क, ठीक है। फिर whose nature, timing and extent are based on and are responsive to assess risk of material misstatement at assertion level, ठीक है। उसमें से assertion level पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, assertion लेवल पे क्या क्या है, ठीक है, और assertion लेवल पे भी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या क्या है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है। तो ये एज पर एसे 330 हमें जब रिस्क फाइंड आउट हो जाती है उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या करना है, वो सब हमें डिजाइन करना पड़ता है, हमें ऑडिटर को डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब किस हद तक चेक करना है, किस हद तक इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं, उसके लिए हमें क्या, उसके लिए ऑडिटर को क्या देखना पड़ता है कि हाउ द कंट्रोल्स वेर अप्लाइड एट रिलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग ऑडिट, कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड बाय हुम एंड व्हाट मीन्स दे आर अप्लाइड, कैसे, कौन, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। और हमारे ऑडिट पीरियड के लिए या ऑडिटर के ऑडिट पीरियड के लिए वो कितना रिलेवेंट है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। प्लस और एक चीज क्या है कि वेदर द कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड्स अपॉन अदर कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, एंड इफ सो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। अगर इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पे तो अपने को दोनों चेक करने, क्लियर। इंक्वायरी इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या कि कहीं भी तुम कुछ भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन भी चेक कर रहे हो, कंट्रोल्स भी चेक कर रहे हो, तो भी सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, ये सारे जो प्रोसीजर्स है, ऑडिट प्रोसीजर, वो साथ ही साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब भी एक्सटेंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस हद तक ऑडिटर को चेक करने चाहिए, उसके लिए कुछ चीजें उसको कंसिडर करनी। सबसे पहले क्या बोला है कि कितना फ्रीक्वेंटली परफॉर्म हुआ है, कितने टाइम के लिए वो परफॉर्म हुआ है, ठीक है, कितना डेविएशन एक्सपेक्टेड है, डेविएशन मतलब ऊपर मैंने बताया था, ठीक है। जो भी उससे ऑडिट एविडेंस निकलेंगे उनकी रिलायबिलिटी हम कितनी चाहते हैं, ठीक है, और अदर रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है वो उनका ऑडिट एविडेंस या वो कितने सही है। द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, दूसरे कंट्रोल्स हमने कितना चेक किया है, उससे क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो जाके हम इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, इस पर्टिकुलर कंट्रोल को चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो सब सही है तो हो सकता है इसके चेक करने के चांसेस कम हो। फिर आता है टाइमिंग। थ्रू आउट भी या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ऑडिट के लिए भी कंट्रोल्स चेक किए जा सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली पिछले जो ऑडिट हुआ, पिछला अगर सेम कंपनी का ऑडिट वापस से हो रहा है तो पिछले बार तो इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर ने चेक किए होंगे, ठीक है। तो उस केस में हमें या उस केस में ऑडिटर को वापस से इंटरनल कंट्रोल चेक करने की जरूरत है या नहीं, वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज है कि इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल, कि अगर बहुत रिस्की आइटम है तो हर साल उसको चेक करना जरूरी है, ठीक है। जनरल आईटी कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ द एंटिटी कितनी इफेक्टिव है, उससे रिलेटेड कंट्रोल जो अपने तीनों ऊपर बढ़े, ठीक है। वेदर द लैक ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल पजेस रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बिजनेस चेंज हो गया पर उससे रिलेटेड कंट्रोल्स अभी तक वहीं के वही है, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल, हमें कितना उसके ऊपर भरोसा चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हमें पिछले साल के ऑडिट
का जो भी हमने मतलब इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर ने चेक किया है उसको भरोसा करना है या नहीं, या उसको सेम एज इट इज अप्लाई करना है या नहीं, या इस साल वापस से इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं। ठीक है, क्लियर। इंटरनल कंट्रोल के टाइम पे हमें और एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते टाइम तुम्हें कोई मिसस्टेटमेंट मिली है, ठीक है, whether shall evaluate whether misstatement that have been detected by substantive procedure indicate that controls are not operating effectively। तो सब्सटेंटिव के टाइम पे भी तुम्हें अगर मिली है तो भी तुम्हें वापस से कंट्रोल्स को देखना है। ठीक है, नहीं मिला है डजंट मीन कि कंट्रोल सही है। क्लियर, तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर के टाइम पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है कि जब डेविएशन होता है, जब कंट्रोल चेक करने के बाद उसमें डेविएशंस निकलता है तो ऑडिटर को क्या देखना है कि जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म्ड हुए हैं उसके ऊपर रिलायंस किया जा सकता है या नहीं, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके। 10 चीजें से कि 11वें में तकलीफ निकली तो 10 को भी वापस हमें देखना पड़ेगा कि इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसका कोई इंपैक्ट तो इसमें नहीं आया। ठीक है, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना जरूरी है क्या? ठीक है, एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमें अब इन डिटेल घुस के वहां पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ये हमने देखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब क्या? एक एक चीज को चेक करना है, एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना, वो प्रोसेस को नहीं जिससे वो आए, वो कंट्रोल में हो गया। ठीक है, उसमें भी दो चीजें है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज कि एक एक ट्रांजैक्शन को टेस्ट करना है, वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, दैट इज वेरिफिकेशन। एक एक वाउचर, एक एक उस डॉक्यूमेंट्स जो भी है, ठीक है, एक एक ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज एनालिसिस ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, मतलब रेशियोज लगाना। ठीक है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, पिछले साल का, इस साल का, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर। अब ऑडिटर को इसमें क्या देखना पड़ता है कि सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, ठीक है, या फिर सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, या फिर बोथ करना है। एक एक ट्रांजैक्शन चेक करना है या फिर सिर्फ रेशियोज इधर उधर लगा के चेक करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर चीज कैसे चेक करनी है, फिर असेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, या फिर सेल्स परचेज, वो पर्टिकुलर चीज कैसे चेक करनी है ये ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर। Because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control, the extent of substantive procedure may need to be increased when the result from test of controls are unsatisfactory। जो ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने किए, अगर वो अनसेटिस्फैक्टरी, अगर वो सही नहीं है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करनी पड़ती है। क्लियर। चल, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 3। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं, आई वुड से पूरे ऑडिट में मुझे सबसे डिफिकल्ट बच्चों के लिए जो चैप्टर लगता है वो यही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा, क्योंकि हम कभी ऑडिट पढ़े नहीं होते या ऑडिट किया नहीं होता है, हमें उतना आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा शांति से 2-4 बार इसको सुनेंगे तो आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर से थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन पे।